राजकुमार दक्ष, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर अब तुम हमसे बच नहीं पाओगे। चाहे तुमने अपने शक्ति चक्र को विकसित करके कितनी भी शक्तियां हासिल की हो, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आज मैं तुम्हारे हर एक दांव का तोड़ लेकर आया हूँ। मेरी ये सेना तुम्हारे हर एक वार का मुंह तोड़ जवाब देगी। आसमान पूरी तरह से लाल था। आसपास के पेड़ पौधों की टहनियों पर पत्तियां नहीं लगी थी, बल्कि उनके बजाय पेड़ों की टहनियों पर एक हरे रंग की आग जल रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये अपने आप में एक अजीब सी शक्ति लिए बैठी है। देखने में ये दुनिया पृथ्वी से बिल्कुल अलग थी, जो अपने आप में बहुत से राज छुपाए हुए थी। इसी माहौल के बीच लगभग 20 से 21 साल का एक लड़का, जिसका नाम दक्ष था, वो बहुत से खूंखार दिखने वाले नकाबपोश सैनिकों से घिरा हुआ था, जो उसे युद्ध के लिए ललकार रहे थे। उन सैनिकों की बातों से पता चल रहा था कि दक्ष उस साम्राज्य का राजकुमार है, जिसे आपसी दुश्मनी के चलते उसके दुश्मनों ने घेर लिया था। दक्ष के सामने करीब 10 से 12 लोग हमला करने के लिए खड़े थे, जिनसे उसे अकेले ही निपटना था। उन सभी को देखकर दक्ष पहले तो थोड़ा सहम गया, फिर उसने मन में सोचते हुए खुद से कहा, अगर मैं आज इन लोगों से डर गया तो फिर कभी भी अपने साम्राज्य में सिर उठाकर वापस नहीं जी पाऊंगा। मैंने जो भी प्रतिज्ञा ली थी उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। अब ये मेरे लिए करो या मरो की लड़ाई है। मन में ये ख्याल आते ही दक्ष के अंदर एक अजीब सी आत्मविश्वास ने दौड़ना शुरू कर दिया था, जो उसे उसके सभी दुश्मनों से लड़ने की ताकत दे रहा था। दक्ष उठकर खड़ा हुआ और उसने अपने दोनों हाथों को सामने लाकर उसके दुश्मनों को हमला करने का संकेत दिया। दक्ष को इस तरह लड़ने के लिए तैयार देखकर सामने खड़ी सेना का सरदार जोर से हंसते हुए उससे बोला, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। देखो जरा, ये अभी भी सोचता है कि ये हम सबको हरा देगा। बच्चे, मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी जान बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। अगर तुम हमारे करीब भी आए तो मेरे ये खूंखार सिपाही तुम्हें कुचल कर रख देंगे। दक्ष की उम्र भले ही कम थी, पर इसके बावजूद भी वह उस साम्राज्य के सबसे काबिल योद्धाओं में से एक था। उसने इतनी कम उम्र में ही अपने शक्ति चक्र को इतना ज्यादा ताकतवर बना लिया था कि उसके पास पंचभूतों में से दो सबसे ज्यादा शक्तिशाली तत्व वायु और जल की शक्ति आ चुकी थी। आज तक के सभी युद्धों में से शायद ही कोई ऐसा युद्ध था जिसे दक्ष ने हारा हो, इसलिए अपने दुश्मनों की धमकियों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दक्ष ने उस सेना के सरदार की बात सुनी और एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम लोगों का नहीं पता, पर हमें तो यही सिखाया गया है कि जब तक सांस चल रही है तब तक तुम हारे नहीं हो। किसी भी पल वक्त पलट सकता है और जीत तुम्हारी झोली में गिर सकती है। तो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगा। जब तक मुझ में आखिरी सांस बाकी है, मैं तब तक तुम लोगों से जीता हुआ हूं। इतना कहने के बाद दक्ष ने अपने हाथों को घुमाया और चिल्लाकर कहा, वायु चक्रम आरंभम। इस मंत्र को बोलते ही पंच तत्वों में से एक वायु की शक्ति दक्ष के चारों ओर फैल गई। इसके बाद उसने हवा में अपने हाथ घुमाए और एक तेज बवंडर बना दिया। फिर उसने झटके से हाथों को खोलकर उसके सामने खड़ी सेना के दाहिने तरफ की टुकड़ी पर वायु की शक्ति से हमला कर दिया। दक्ष के ऐसा करते ही एक जोरदार हवा का बवंडर उन सैनिकों की तरफ बढ़ा और उनको हवा में उड़ा कर ले गया, और फिर उस बवंडर ने उन सैनिकों को जमीन पर लाकर पटक दिया। एक ही झटके में अपनी आधी सेना को तबाह होता देख उस सेना का सरदार घबरा गया और वह दक्ष को हराने के लिए तरकीब सोचने लगा। दक्ष अपनी पूरी हिम्मत के साथ सामने खड़े लोगों की संख्या की परवाह किए बिना ही उन सब से लड़े जा रहा था। दक्ष उस पर होने वाले हर एक हमले का जवाब ऐसे दे रहा था जैसे उसे पहले से पता हो कि सामने वाला क्या चाल चलने वाला है। पर कहते हैं ना, हद से ज्यादा यकीन भी बर्बादी ही लेकर आता है। बस ऐसा ही कुछ दक्ष के साथ भी होने वाला था। दक्ष अभी सामने खड़े सैनिकों से लड़ ही रहा था कि पीछे से चमकती हुई बिजली आई और दक्ष की पीठ पर हमला करके उसकी पीठ के आर पार हो गई।
आजकल पता नहीं मुझे इतने अजीब सपने क्यों आ रहे हैं, और ये दक्ष न जाने कौन है जो आज तीसरी बार मेरे सपने में आया था। पर आज भी मैं ये नहीं जान पाया कि उस हमले के बाद दक्ष का क्या हुआ। आज भी मेरी नींद गलत वक्त पर ही खुल गई। अलार्म क्लॉक के बजते ही कबीर की नींद खुल गई और वो अपने सपने से बाहर आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सपने में बार बार आने वाला ये शख्स जिसका नाम दक्ष है वो आखिर है कौन, और उसके आसपास दिखने वाली ये दुनिया असलियत में है कहाँ। वो भी अपने सपने के बारे में जानना चाहता था, पर फिर उसने सोचा कि ये सब बस उसकी इमेजिनेशन है, और फिर वो अपने काम में लग गया। अगले ही पल उसने आंखों को मलते हुए घड़ी की तरफ देखा और जल्दबाजी में बोला, शिट, मुझे लगता है मैं आज फिर इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊंगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्द से जल्द तैयार होकर कंपनी पहुंचना होगा। दिल्ली में रहने वाला 25 साल का कबीर एक होनहार स्टूडेंट होने के बावजूद भी बेरोजगार था, जिस वजह से घर की जिम्मेदारी और सोसाइटी के प्रेशर के चलते जल्द से जल्द जॉब पाना उसकी मजबूरी बन चुकी थी। इसलिए वो किसी भी हाल में इंटरव्यू को मिस नहीं करना चाहता था। वो जल्दी से बेड से उठा और तैयार होकर कंपनी के लिए निकल गया। कबीर दिल्ली के जमुना पार इलाके में रहता था और उसे इंटरव्यू के लिए गुड़गांव में बने एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में जाना था, जिसमें उसे काफी वक्त लगने वाला था। दिल्ली के ट्रैफिक से जूझते हुए कबीर फाइनली कंपनी के ऑफिस में पहुंचा और फिर उसका इंटरव्यू शुरू हो गया। कबीर से जो भी सवाल पूछे जा रहे थे वो उनका कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहा था। इंटरव्यूअर भी कबीर के इन जवाबों से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड था। 45 मिनट तक चले इस इंटरव्यू के बाद इंटरव्यूअर ने कबीर की तरफ हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाया और उससे कहा, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर कबीर, यू आर सिलेक्टेड, आप कल से काम पर आ सकते हैं। इंटरव्यूअर की बातों को सुनकर कबीर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस पल का वो इतने सालों से इंतजार कर रहा था, आखिर में वो खुशी का लम्हा आज इस तरह से उसके सामने बाहें फैलाए खड़ा था। कबीर की आंखें खुशी के आंसुओं से भीग चुकी थी। उसने हाथ बढ़ाकर इंटरव्यूअर से हाथ मिलाया और कहा, सर, आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए आपका शुक्रिया। मैं ये काम पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद कबीर ने अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल के अंदर रखे और एचआर कैबिन से बाहर निकल गया। कबीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। सभी के साथ इस न्यूज को शेयर करना चाहता था, इसलिए उसने अपना मोबाइल निकाला और सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड निहारिका को कॉल लगाया। निहारिका के कॉल पिक करते ही कबीर ने एक्साइटेड होकर उससे कहा, हेलो निहारिका, फाइनली मेरी जॉब लग चुकी है और तुम्हारे पापा का दिया हुआ 1 महीने की डेडलाइन का वक्त भी अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं कल ही उनके सामने अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आऊंगा और शादी के लिए तुमसे तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। कबीर की बातें सुनकर निहारिका भी खुशियों के इस आलम में कहीं खो गई और खुशी से चिल्लाते हुए कहने लगी, yippee! कबीर, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी इन बातों को सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। अब हमें एक दूसरे का होने से कोई नहीं रोक सकता। हम दोनों ने जो कुछ भी डिसाइड किया था ना, हम एक एक करके हमारे वो सारे ख्वाब पूरे करेंगे और ये हमारे उस नए सफर की शुरुआत है। निहारिका की बातों को सुनकर कबीर ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। ये वही वक्त है जिसका हम इतने दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अभी तुम फोन पर बात करना छोड़ो और जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। हम दोनों डिनर करने चल रहे हैं। इतना कहने के बाद कबीर ने कॉल कट कर दिया और कंपनी के बेसमेंट से बाइक उठाकर निहारिका के घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में सिग्नल पर रुकते ही कबीर के पास एक फकीर आया और उसने उसके माथे पर भस्म लगाते हुए कहा, तू नहीं जानता बच्चे, तेरी जिंदगी आज एक नया मोड़ लेने वाली है। तेरे देखे हुए सारे सपने आज सच होंगे। बस तू हिम्मत रख, तुझे आने वाली हर एक मुसीबत से लड़ना होगा। अभी कबीर उस फकीर की बात का जवाब दे पाता, इससे पहले ही सिग्नल ग्रीन हो गया और उसे वहां से आगे निकलना पड़ा। रास्ते में चलते हुए कबीर उन सपनों के सच होने वाली बात के बारे में ही सोच रहा था। दिल में आते इन्हीं सब ख्यालों के बीच कबीर ने सोचते हुए खुद से कहा, कोइंसिडेंस तो देखो, आज मेरे सारे ख्वाब सच हो रहे हैं और इसी के बीच इस बाबा ने आकर भी अपनी भविष्यवाणी कर दी। अब तो मुझे लगता है कि निहारिका और मेरे देखे हुए सभी सपने सच होकर ही रहेंगे। कबीर अपने आने वाले कल को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था, मगर वो कहते हैं ना, कायनात आपकी सोच के मुताबिक नहीं चलती। ऐसा ही कुछ कबीर के साथ भी होने वाला था। वो इन सब बातों से अनजान था कि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा है।
अपने होठों पर मुस्कान लिए कबीर निहारिका के घर पहुंचा और उसे गले लगा लिया। इसके बाद वो दोनों बाइक पर बैठकर पास में मौजूद रेस्टोरेंट की तरफ निकल गए। रेस्टोरेंट में पहुंचकर उन दोनों ने कैंडल लाइट डिनर किया और अपने आने वाले कल को लेकर सपने सजाते हुए कुछ रोमांटिक बातें की। डिनर खत्म होते ही वो दोनों रेस्टोरेंट के बाहर बने फुटपाथ पर टहलने लगे। इतने में ही एक चोर आया और निहारिका का बैग छीनकर भागने लगा। कबीर उसे पकड़ने के लिए उस चोर के पीछे भागा। काफी देर तक पीछा करने के बाद कबीर और वो चोर एक डेड एंड पर आकर रुक गए। चोर ने अपनी जेब से एक धारदार चाकू निकाला और कबीर के आगे घुमाते हुए बोला, अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरा पीछा छोड़ दे और मुझे जाने दे, नहीं तो चंद रुपयों के लिए ही तू खुदा को प्यारा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता तो जैसा समझदार आदमी अपनी जान की कीमत इतनी सस्ती आंकेगा, इसलिए आखिरी बार तुझसे कह रहा हूँ, मुझे जाने दे। कबीर ने उस चोर की बातों को नजरअंदाज कर दिया और बैग छीनने के लिए उसकी तरफ कूद पड़ा। उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। इतने में ही उस चोर ने चाकू निकाला और कबीर के पेट के अंदर घुसा दिया। अचानक हुए इस हमले की वजह से कबीर के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। चाकू का वार इतना गहरा था कि उसके लगते ही कबीर का पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। हमला करने के बाद वो चोर कबीर को धक्का देकर वहां से भाग गया। अपनी उखड़ती हुई सांसों के साथ कबीर उस चोर को जाते हुए देख रहा था और धीरे धीरे अपनी जुबान से बस एक ही नाम रटे जा रहा था, निहारिका, निहारिका। जब आपका शरीर ही आपका साथ ना दे तो आपकी हिम्मत क्या ही कर सकती है। धीरे धीरे कबीर की हिम्मत ने भी जवाब दे दिया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। देखते ही देखते कबीर की आंखें बंद हो गई। अचानक ही कबीर की आंख खुली और उसने अपने आसपास का मंजर देखा, जिसे देखते ही कबीर पूरी तरह से हैरान हो चुका था। ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने सपने में देखा था। मैं ये किस दुनिया में आ गया हूँ? और ये मेरी बॉडी को क्या हुआ? ये अचानक इतनी कैसे बदल गई? चाकू के हमले के बाद कबीर को क्या हुआ था? बार बार सपने में आने वाले दक्ष से कबीर का क्या रिश्ता था? क्या कबीर सचमुच ही मर चुका था या फिर वो बिना अपनी जान गंवाए ही किसी और दुनिया में आ चुका था? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहे सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम।